नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है, या फिर उसूलों पे जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ऐसे एक नहीं, हज़ारों शेर जिनके कलम के गवाह बने, कलम की दुनिया का अनमोल सितारा, जिनकी शायरी के चाहने वाले लाखों की तादाद में हैं। शख्सियत में हमारे साथ आज हैं वसीम बरेलवी साहब। सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। उर्दू ज़बानो अदब की रूह है शायरी, और शायरी है जान मुशायरों की, और मुशायरों की धड़कन है वसीम बरेलवी। वही बातें बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का, हम ही मौका दिए जाते हैं अपनी जगहसाई का। अदालत कैसे बिक जाती है दुनिया को बता देते, दिया जाता अगर हमको भी एक मौका सफाई का। हिंदुस्तानी शायरी की सदियों की तहजीब की दस्तार का वक़ार जिन्होंने कभी कम नहीं होने दिया, ऐसी अजीम शख्सियत है प्रोफेसर वसीम बरेलवी की। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, क्या कहने, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, ये एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। वाह 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 वाह। वसीम बरेलवी का नाम ऐसे शायरों में सरे फहरिस्त है जिनकी शायरी इंसानी जज्बात और ज़माने के हादसात और खट्टे मीठे तजुर्बों की तर्जुमान है। हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतने नजर नहीं आते। जाहिद हसन उर्फ वसीम बरेलवी की पैदाइश 8 फरवरी 1940 में जनाब शाहिद हसन नसीम मुरादाबादी के यहाँ हुई। चूंकि वालिद का ताल्लुक जमींदार घराने से रहा और जमींदार घरानों के तौर तरीकों और वहां होने वाले फैसलों में उनका दिल कभी नहीं रमा, बल्कि वो जमींदाराना मिजाज को अपनी शायरी का मौजू बनाते रही। लगता तो बेखबर सा हूं, लेकिन खबर में हूं, तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। वसीम बरेलवी सलीके का दूसरा नाम है। दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, सदमे उसके अंदर काटने पड़े। उनका मुशायरों में बैठने का अंदाज, बड़ी तन्मयता से दूसरे शायरों को सुनना, यहाँ तक कि तहजीब की जितनी भी कदरें हैं वो उनकी शख्सियत के आगे फीकी पड़ जाती हैं। मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है, मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो मोहलत नहीं देते। वसीम बरेलवी जदीद शायरी का वो घना दरख्त हैं जो एक मुद्दत से अपनी शायरी के साये में हमारी सदियों की तहजीब को पश्चिमी संस्कृति की शदीद धूप से बचाए हुए हैं। वसीम बरेलवी की गज़लें ज़बान, मज़मून और अदायगी के लिहाज से इस कदर आम फहम है कि इनके कलाम को मुल्क के नामवर गायक जैसे जगजीत सिंह ने भी अपनी खूबसूरत आवाज से नवाजा। आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, आते आते मेरा नाम सा
बहुत बहुत खुश आमदीद वसीम साहब शख्सियत में। बहुत शुक्रिया। शुरुआत आप ही की आवाज़ में, आप ही के खूबसूरत अशार से करना चाहेंगे। शेर यूँ है कि आओ ये मोहब्बत है, इसे दोनों निभाएं, एक दिल में समा जाए ये वो राज नहीं है। वाह, बहुत खूब। एक शेर और मुझे याद आता है, वो भी मुलाज़ा फरमाएं कि मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आँखों में रहने दो, शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं जाता। बहुत ही खूब, बहुत खूब। बातचीत आप ही की अपने नाम से शुरू करेंगे। आपका नाम जाहिद हसन वसीम रहा, लेकिन फिर वसीम बरेलवी से लोग आपको जानने लग गए। वसीम बरेलवी नाम किसने दिया, कब पड़ा और कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए, मेरे वालिद साहब का इसमें गिरामी था शाहिद हसन नसीम मुरादाबादी। तो मुझे तो नाम घर से जाहिद हसन मिला, तो जिस तरह से वालिद साहब ने अपना नाम नसीम मुरादाबादी की हैसियत से ख़ुद वज़ा किया, तो शायद कहीं ना कहीं मैंने उनसे ये चीज़ विरासत में ली और मैंने अपने नाम के लिए वसीम बरेलवी तजवीज़ किया शायर की हैसियत से। तो बरेलवी, जो बरेली से ताल्लुक़? बरेली से ताल्लुक़, वैसे तो हमारा ख़ानदान मुरादाबाद का था और वहाँ का बड़ा ज़मींदार ख़ानदान था, जागीरदार ख़ानदान था, लेकिन किसी वजह से हमारे वालिद साहब को मुंतकिल होना पड़ा था अपनी ससुराल, यानी हमारी ननिहाल। तो मेरी ननिहाल बरेली है। अच्छा। वरना ये कि ददियाल जो है वो मुरादाबाद। मुरादाबाद। तो फिर ये कलम से जुड़ना और फिर उसमें रम जाने का सफ़र कैसा हो? देखिए, ज़मींदार फैमिलीज़ के कुछ अपने पस मंज़र हुआ करते थे और उनके अपने रिवायात हुआ करती थी, मगर उन्हीं फैमिलीज़ के अंदर से, उन्हीं ख़ानदानों में से ऐसे भी लोग पैदा होते थे कि जो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करते थे, चुनांचे उनमें से मैं भी एक था। देखा जाए तो आपके घर में, जैसे कि आपने बताया कि एक माहौल रहा जहां उर्दू से आपका लगाव बढ़ता रहा। आपने जो लिखा था वो शायद आपके वालिद साहब ने जिगर साहब को दिखाई थी और उन्होंने आपकी फिर हौसला अफजाई की थी। देखिए, मैं बहुत छोटा था जिस वक्त हमारे ख़ानदान को मुंतकिल होना पड़ा था बरेली से हालात के तहत 47 के करीब रामपुर। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छठे का स्टूडेंट था, तो उस वक्त जिगर साहब तशरीफ़ लाया करते वालिद साहब से। जिगर मुरादाबादी साहब और रईस अमरोवी साहब से बड़े खुसूसी ताल्लुकात थे। तो वालिद साहब ने मेरी इब्तदाई गज़ल के टूटे फूटे शेर उनके सामने, तो वो उन्होंने मुस्कुराए, बोले पढ़ने में कैसा है? तो उन्होंने बताया कि अभी तो फर्स्ट आया था, 2 क्लासेज में फर्स्ट आता। तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ रखा, उनके बेटे शेर कहने के लिए उम्र पड़ी हुई है, अभी तुम पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। आज आप जिस मकाम पर हैं, थोड़ा सा पीछे अगर आप पलट कर देखते हैं तो कितना बेपनाह स्ट्रगल आपने किया यहाँ तक पहुँचने में। यकीनन बहुत ऊंच नीच देखी होगी, बहुत मुश्किलों का दौर भी देखा होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, इसलिए कि बग़ैर जद्दोजहद के ज़िंदगी के कोई मानी नहीं है। मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। वाह, बहुत खूब। यानी तकलीफ, आपके जद्दोजहद जब आप करेंगे तो मुश्किलें तो रास्ते में आएंगी, और ज़िंदगी के सफ़र के मानी भी यही हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं बतौर ख़ास कहना चाहूँगा, चूँकि आपकी बहुत अच्छी नज़र है अदब पर भी और आप तमाम इस तरह के इंटरव्यूज़ करती रहती, कि मैं पूरी ज़िंदगी को पीछे तक देखने की कोशिश करता हूँ, तो बड़े बड़े हौसला शिकन हालात पैदा हुए। यानी ज़मींदारी के ख़ात्मे के बाद ख़ानदान के ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूटना, उसमें फिर ये कि माली सरपरस्ती ना होना, फिर ये कि और तमाम चीज़ें, तो एक ऐसा था, बिल्कुल लगता था जैसे अंधेरा ही अंधेरा है सामने। लेकिन कोई ताकत थी जो कहती थी कि नहीं, बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, अब उर्दू से वाबस्तगी का आलम ये था कि चूँकि रज बस चुकी थी, तो बीए के बाद मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे। कोई भी उस ज़माने में बीए के बाद ही ये था कि आप कंपटीशन में चले जाइए या पीजी ज्वाइन कीजिए। तो अंग्रेज़ी मेरी ठीक ठाक थी। मेरे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर कहते थे कि तुम्हें अंग्रेज़ी से एमए करना चाहिए, जॉब्स तुम्हारी जेब में पड़ी रहेंगी। मगर एक जुनून था उर्दू से वाबस्तगी का, तो मैं उनसे छुप कर, उनकी नाराज़गी मोल लेकर मैं जनाब अली उर्दू मैंने ज्वाइन कर लिया। उर्दू के नाम पर
उस ज़माने में कोई दरवाज़ा नहीं खुलता था, कोई खिड़की नहीं खुलती थी। इस जद्दोजहद का नतीजा ये निकला कि हमें संभल में मुलाजमत मिली छोटी सी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मुलाजमत मिली। तो मुलाजमत का सिलसिला जो था कायम रहा और मेरी उर्दू से वाबस्तगी किसी स्टेज पर ख़त्म नहीं हुई। उर्दू से जुनून की हद तक मोहब्बत तो अपनी जगह पर है। फिर मैंने जहाँ जो खिदमत अंजाम दी, एक मौलम की हैसियत से, एक लेक्चरर की हैसियत से, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत, वो मैं अंजाम देता रहा। मगर मेरा साथ साथ ये कोशिश ज़रूर रही कि उर्दू की एक्सेप्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। उर्दू को जो एक मखसूस फ़िरके के साथ जोड़ दिया गया है और उसके नतीजे में जो उसको मसाइल का और मसाइब का सामना करना पड़ा है, इस फ़ज़ा को बदलने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। हमने उर्दू को मोहब्बत के ज़रिए पहुँचाने की किया। हमारे पास एक छोटा सा फ़न था, शायरी। हमने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो दिलों के दरवाजे खोल कर बैठें और हमारी दस्तक का इंतज़ार इसी करें। बात को अगर आप शेर में कहें तो बहुत अच्छा होगा। चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे हमसे बदगुमां बदगुमां क्यों क्यों हो, हो। कोई रिश्ता ज़रा सी ज़िद की खातिर रायगा क्यों हो। वाह। तो ये उर्दू ने जो रिश्ते सदियों से बने थे मुश्तरका तहज़ीब के हवाले से, उन रिश्तों की बाज़ियाफ़त के लिए मैं समझता हूँ शायरी से बेहतर और कोई ज़रिया था नहीं। फिर आपने मुशायरा पहला कहाँ पढ़ा? जब आपने पढ़ना शुरू किया और बाकायदा आप स्टेज पर जाने लगे, तो पहला मुशायरा जो होता है वो हमेशा जहन के किसी कोने में रहता है, क्योंकि उस वक्त डर, खौफ ऑडियंस का। बहुत बिल्कुल सही है आपका। मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, अगर आप सही मानी में मुशायरा पूछें पहला, हाँ। तो वो मेरा अलीगढ़ यूनियन का मुशायरा था। तो जब मैं उसमें गया हूँ तो उसके अंदर बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे उर्दू के। कर्नल बशीर हुसैन ज़ैदी सदारत कर रहे थे उसकी। उस दौर के जितने भी बड़े शुआरा थे। मगर खुदा का शुक्र, जब मैं माइक पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा इंतशार में कुछ कमी आई। तो मैंने आते आते 2 जुमले कहे उनसे। मैंने कहा, साहब, एक तो खुशखबरी है आपके लिए, हाँ। और एक गुजारिश। हाँ। तो इतनी बात सुनने के लिए आमादा हो गए। खैर वो पढ़ने पर हंगामा हुआ, पूरी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पांस उसका मिला। अब मैंने 2-3 दफ़े उनके हुक्म पर पढ़ दिया। पढ़ने के बाद मैं बैठने लगा। फिर सुनाइए और हाँ, सुनाइए। बैठने लगा तो खड़े हो गए। अरे बसीरा, वो जैसे ज़ुबान हाँ। बोलते थे, कहाँ छुपा के रखा था इतनी देर से, पूरी रात बर्बाद कर दी, लाओ लाओ लाओ। तो हैरत की बात तो है ये आप सुनेंगे कि मुझे उसके बाद 4 गज़लें पढ़ना पड़ी। और ये हुआ, फिर मुझे कुर्सी मंगवाई गई, उस पर बैठ गया। एंड वो दिन है और आज का दिन है। अलीगढ़ ट्रेडिशन ने कभी फिर मुझे छोड़ा नहीं, हमेशा। वसीम साहब, आपके कुछ अपने हैं जो आपको बहुत सालों से देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं और आपको बेपनाह चाहते भी हैं। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। जी ज़रूर। आज हिंदुस्तान के 3-4 जो सबसे बड़े शोरा हैं, उनमें मेरे ख़्याल में वसीम बरेलवी साहब का नाम सबसे ऊपर है। क्योंकि जो वसीम बरेलवी साहब में जो इंसानियत है, जो आज के माहौल में जो हिंदुस्तान के लिए शायरी होनी चाहिए, जो देश को जोड़ के चलती है, मोहब्बत का पैगाम फैलाती है, जहाँ इतनी नफ़रत लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं वसीम बरेलवी साहब, जिनको मैं वसीम भाई कहता हूँ क्योंकि मुझसे बड़े हैं, वो हमेशा लगे हैं हिंदुस्तान को जोड़ने में, हिंदुस्तान में हर तबके के लोगों में प्यार मोहब्बत फैलाने में। खुदा से यही गुजारिश करूँगा कि उनको लंबी उम्र दे और खूब हिंदुस्तान को उनकी ज़रूरत है ऐसे शोरा की। मैं तो यही खुदा से गुजारिश कर सकता हूँ। वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है कि इतने मकबूल और ऐसे हद अज़ीज़ शायर हैं कि हर शख्स आपको सुनना, आपको देखना और आपसे मिलना चाहता है। और सब जानते हैं और मैं करीब से जानता हूँ कि उनके अंदर एक दर्दमंद दिल धड़कता है, और वो किसी एक शख्स के लिए नहीं है, वो तमाम दुनिया के लिए धड़कता है, हर इंसान के लिए धड़कता है। मेरी दुआ है और बिल्कुल यानी समीम क़ल्ब से मैं आपके हक़ में दुआ करता हूँ, क्योंकि आपका वजूद उर्दू के लिए, हमारे माशरे के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए, यानी महज़ब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुदा की नेमत है। और इसीलिए मेरी ये दुआ है कि आप सलामत रहें, यानी और वो गालिब के लफ्ज़ों में 1000 बरस
اور ہر برس کے وہ دن 50,000. شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے وسیم صاحب ان لوگوں کے لیے آپ؟ ظاہر ہے یہ تو محبت کا اظہار ہے، اور محبت کے اظہار کے بارے میں کچھ کہنا محبت کی توہین ہے. بہت خوب، بہت ہی خوب. بات چیت کا سلسلہ آپ سے ہم جاری رکھیں گے. لے رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں. آپ دیکھتے رہیے شخصیت. اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہیں ہمارے ساتھ وسیم بریلوی صاحب. وسیم صاحب، اگر فراق صاحب کی کہی ہوئی بات سے میں بات چیت کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، فراق صاحب نے کہا تھا کہ میرا محبوب شاعر وسیم بریلوی ہے، میں اس سے اور اس کے کلام دونوں سے محبت کرتا ہوں. کچھ ایسے جملے کتنی حوصلہ افزائی کر جاتے ہیں. صاحب یہ جملہ تو جب میرے سامنے آیا تو مجھے اپنی کہنا چاہیے بے بذاتی کا اندازہ ہوا، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب یہ کتاب آئی یادوں کے جھروکے سے، اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ جو ہم عصر شعراء ہیں، کنٹمپریری شعراء ہیں، ان میں شاید ہی کسی کے بارے میں انہوں نے اتنا طویل لکھا ہو اور ایسا لکھا ہو. تو میرے لیے تو سند ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ تحریر سامنے آئی تو اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا. آپ نے یہ کہیں کہا ہے کہ زبان کی سطح پر نہ جانے کتنے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، پھر چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو. جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو میں اردو کے ساتھ ایک پورے تہذیبی تسلسل کی بات کرتا ہوں. بہت پیاری جب میں بات. اردو کی بات کرتا ہوں تو میں ہندوستانیت کی توسیع کی بات کرتا ہوں. جب میں اردو کی ترویج کی بات کرتا ہوں تو میں ہندوستانیت کی ترویج کی بات کرتا ہوں. جب میں اردو کے مستقبل کی بات کرتا ہوں تو میں ہندوستانیت کے مستقبل کی بات کرتا ہوں. بیوٹیفل. اس لیے کہ یہ اردو جو ہے یہ اور زبانوں کی طرح پیدا نہیں ہوئی ہے. یہ اردو جو ہے وہ صرف رشتوں کی مضبوطی کی مجبوری بن کر پیدا ہوئی ہے. یہ ہندوستان میں آنے والے اور ہندوستان میں بسنے والوں کے بیچ میں رابطے کی زبان بنی ہے، محبتوں سے بنی ہے، ضرورتوں سے بنی ہے، وقت کے تقاضوں کے تحت بنی ہے. لیکن شاعری کو لوگوں کی ایسی مجبوری بنا دینا کہ وہ 4 بجے تک آپ کو سننے کے لیے بے چین و بےتاب بیٹھے عوام الناس کے بیچ. آپ اگر دیکھیں تو کبیر اور نذیر کی روایت کو اردو غزل نے جس طریقے سے پچھلے 55 سال کے اندر ان دروازوں تک پہنچایا جہاں پر اردو کی دستک نہیں ہوتی تھی، تو یہ کارنامہ جو ہے اس میں شاعری کا پارلیمنٹ سے لے کر عوامی جلسوں تک، عوامی محفلوں تک بغیر اردو شعر کے بعد مکمل نہ ہو، یہ کارنامہ ہے تمام ان اردو کے خادموں کا، ان شاعروں کا. اور اس میں آپ کا بھی بہت اہم رول نظر آتا ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ عام کے ساتھ ساتھ خاص کو بھی دیکھیے یہ تو سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر. میں اس بارے میں اس میں بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا نہیں. یہ تو ہمارے بزرگوں کا ترکہ ہے، یہ میرا نہیں ہے. جب میر کہہ رہے ہیں کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند گفتگو پر مجھے عوام سے، تو میں تو ان کا فالوور ہوں کہ میرے شعر خواص پسند کریں، لیکن میرا تخاطب جو ہے وہ عوام سے. اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے، دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے، دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے، ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف. بہت اچھے، واہ 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 واہ. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. اس دورے منصفی میں ضروری نہیں وسیم، جس شخص کی خطا ہو اسی کو سزا ملے. آپ ابھی اتحاد پر بات کر رہے تھے، کوئی شعر یاد آتا ہو تو ضرور سنائیے ہم لوگ. حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. اب دیکھیے غزل کیسے بیان کرے گی اس سارے کرب کو. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. اور یہ شعر سنے گئے، پورے ہندوستان نے سنے، اس درد میں شرکت کی. اور پھر ہم نے کہا کہ پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، ایک تیرا در ہی کیا ہم تو زمانہ چھوڑ دیں. ایک تیرا در ہی کیا ہم تو زمانہ. بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں. تو شاعری بنیادی طور پر پازیٹیوٹی کا نام ہے. وسیم صاحب کچھ اور آپ کے اپنے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا. آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے بے حد عزیز محترم
वसीम भाई अदबी दुनिया में प्रोफेसर वसीम बरेलवी के नाम से जाने जाते हैं। वो उर्दू अदब की शान हैं और मुशायरों की रौनक रहते हैं। वसीम भाई, आपका इखलाक, आपकी मोहब्बत एक बड़ी नेमत है हम सब के लिए और इस मुल्क के लिए। आपने जो मानवीय मूल्यों की स्थापना की है, जो जिन कदरों को आपने अपनी शायरी के ज़रिए आवाम तक पहुंचाया है, उसके लिए न सिर्फ उर्दू अदब, हिंदी मंच और पूरी हिंदुस्तान के अदबी दुनिया आपकी हमेशा एहसानमंद रहेगी। मैं आपके लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूं। वसीम साहब, यूँ तो बहुत से शायर हैं, उन्होंने बहुत सा कुछ कहा है, लेकिन आपके वहाँ जो एक ख़ास चीज़ पाई जाती है जो कि विजन और स्टैंडर्ड डायमेंशन, ये सबके वहाँ नहीं है। तो आपका जो एक तरीक़ा है, जैसे कि आपने ख़ुद फरमाया है कि पूछना है तो गज़ल वालों से पूछो जाकर, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो मसाइल हैं हर मसले पे कहा है, हर चीज़ पे जो है आपने शेर कहे हैं, हर मसले पर कहा है, लेकिन उसे जो है अखबार की ख़बर नहीं बनने दिया और कहीं भी पर से भी रमज़ियत को हाथ से नहीं जाने दिया। बहुत से बच्चों के लिए, लड़कों को आपने जो है जिस तरह की वो की है, उन्हें दिया है कि जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। इस तरह के जो बच्चों को आपने पैगाम दिए हैं और उन्हें जो है जीने के जो आदाब सिखाए हैं, तो उसके लिए जो है आप काबिल मुबारकबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पर वसीम बरेलवी साहब को तमाम लोग जानते हैं, लेकिन कई हैसियतों से जानना ये ज़रा मुश्किल होता है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जिस तरह आपके ज़रिए खिदमत हो रही है, ये उर्दू वालों की खुशबख्ती है कि आपकी सरपरस्ती में इतने बड़े काम हुए। तो आपके अशार के हवाले से कम से कम ये बात तो है कि ये शायरी के हवाले से जो बात कही जाती है ये सादिक़ आती है कि जितने अशार आप देखिए इनके, वो बहुत बड़े फ़िलासफ़ी को वो पेश करते हैं, ज़िंदगी के मसले को पेश करते हैं, और एक बड़ा इंसान, सच्चा इंसान, नेक इंसान ही अच्छी शायरी, अच्छा अदब पेश कर सकता है। ये तो मैं मानता हूँ। अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ कि आपकी सरपरस्ती कौम व मिल्लत के लिए कायम रहे, कम से कम इस इदारे के लिए ज़रूर कायम रहे, और हम जैसे अजीज़ों पर अगर आपकी शफ़क़त रहती है तो हमें जीने का और कुछ काम करने का हौसला मिलता है। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ मैं फिर से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? अब ये तो देखिए एक तरीके से अपने रिश्तों का इजहार है, जो हमसे ताल्लुक़ मानते हैं। मैं एक बात जो आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ, उर्दू के प्रमोशन को लेकर आप वहाँ किस तरह का काम कर रहे हैं? मैं वहाँ वाइस चेयरमैन हूँ। तो ज़ाहिर बात है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू मेरे ख़्याल में बर सग़ीर का उर्दू की तरवीज व इशाअत और तरक्की के हवाले से, फ़रोग़ के हवाले से सबसे बड़ा इदारा है। अच्छा। सबसे बड़ा इदारा है पूरे बर सग़ीर में, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में भी नहीं इतना बड़ा इदारा। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू को किताबों की इशाअत, इल्मी और अदबी और तहक़ीक़ी और तनक़ीदी कामों तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि इसके साथ उर्दू तालीम का सिलसिला, अरबी के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का सिलसिला, और अब तो फ़ारसी का भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो भी शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कंप्यूटर की वो तालीम जो बच्चों को, जो हमारे मदरसों के पढ़े हुए बच्चे हैं या उर्दू मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए रोटी रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए, कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमारे तकरीबन आप समझिए कि कुल मिलाकर हमारे 1100-1200 सेंटर जो है पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। तो ये तमाम काम जो हो रहे हैं कौमी कौंसिल के तहत, ये नए तकाज़ों को सामने रख कर हो रहे हैं और नए दौर की जदीद हिस्सियत से हम आहंग होने के लिए हो रहे हैं। 4 वेबसाइट कौमी कौंसिल के ज़रिए कायम की गई हैं। उसके अंदर उर्दू लर्निंग ऑनलाइन उर्दू लर्निंग और कंप्यूटर लर्निंग इन उर्दू और उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये एज़ हाजिर के तकाज़ों के तहत। चलते चलते मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि आप एक अपनी पसंद का फ़िल्मी गीत हमें ज़रूर बताएं। मुझे लता जी का वो नगमा बहुत पसंद है, हाय जिया रो। वसीम साहब, आज आप शख्सियत में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में बुलाकर मुझे बहुत से नाज़रीन तक पहुँचने का मौका दिया, और सबसे ज़्यादा मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, इस चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात।
इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।